नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 11 नवंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल की हो, चाहे बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है सेंटर्स बिग डिसीजन, यानी केंद्र ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिजिटल मीडिया नाउ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों, यह सीधे आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया को किस मंत्रालय के अधीन या किसके नियंत्रण में होगा, इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों, अब डिजिटल मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। एक आदेश के अनुसार अब ऑनलाइन फिल्में जैसे विजुअल, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार, करंट अफेयर के कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। यानी दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट हैज कम इनटू फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट एज पर द ऑर्डर। यानी अब यह तुरंत त्वरित रूप से लागू हो जाएगा, जिसमें विषय वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म, जो कि मैंने ऊपर बताया, जितना भी ऑडियो विजुअल कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार, समसामयिक जो करंट अफेयर की चीज़ें आप लोग देखते हैं, जो नित्य आप लोग ढेर सारी साइट्स पर खोजकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वह सब अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आएगा। है छोटी खबर लेकिन महत्वपूर्ण खबर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी, यानी भारत और बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है। किसी समय में इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उन्हीं के प्रयासों से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसके उपरांत यह बांग्लादेश एक नए देश के रूप में निर्मित हुआ था। तो दोस्तों, बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हमारे देश का ही भाग था, लेकिन आज वह एक अलग देश है जिसकी राजधानी ढाका है। वहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और अब्दुल हमीद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें हमारे देश की कह सकते हैं, जैसे जूट के उत्पादन में, जूट हमारा विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चावल के उत्पादन में उसका प्रमुख स्थान है। गैस के बहुत सारे भंडार हैं वहाँ पर। जूट, चावल, ये सब मलमल के लिए जाना जाता था प्राचीन काल से बांग्लादेश। तो वही बांग्लादेश है जिसके भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए भारतीय सेना ने बांग्लादेश को गिफ्ट दिया है। एक तरह से कह सकते हैं दीपावली उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, जिसमें प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े और 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले यानी डॉग्स, कुत्तों को, यानी डिटेक्शन डॉग्स टू बांग्लादेश आर्मी किसको दिया गया है? बांग्लादेश की सेना को दिया गया है। तो इन घोड़ों और कुत्तों को भारतीय सेना के रेमाउंट और वेटरनरी कोर द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया है, इनको ट्रेंड किया गया है। भारतीय सेना ने इन विशेषज्ञ कुत्तों और घोड़ों को प्रशिक्षित करने और उन्हें संभालने के लिए बांग्लादेश सेना के जवानों को भी प्रशिक्षित किया। क्योंकि उनको कैसे यूज करना है यह अगर नहीं पता होगा, इसीलिए भारतीय सेना ने बांग्लादेशी आर्मी को भी ट्रेंड किया। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच, पड़ोसी देश के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। क्योंकि आप हाल ही में आप देख सकते हैं चीन जिस तरह से लगभग सभी देशों पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, ऐसे में भारत शांति से नहीं बैठेगा। वह भी अपने पड़ोसी देशों को त्वरित लाभ देता रहेगा और जिससे कि वह उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चल सकें। तो इस तरह से इस समारोह में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट पर आयोजित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो साइड है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं झंडा है, भारत का भी है और बांग्लादेश का है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना के प्रतिमंडल के नेतृत्व में ब्रह्मास कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल नरेंद्र सिंह खरौंद ने किया, जबकि बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद हुमायूं कबीर ने किया, जो जेसोर स्थित डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। अगला है फेलुदा टेस्ट किट। दोस्तों, खूब चर्चा में है। आज भारत
वैश्विक स्थिति में विश्व लीडर के रूप में, यानी कह सकते हैं नेता के रूप में उभर रहा है। यानी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की जांच के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा जांच किट, ध्यान रखना सीधे यही आ जाएगा, को अब दुनिया भर में उपलब्ध कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। यानी दिसंबर तक यह बाजार में आ जाएगा। हर माह यानी एवरी मंथ 10 लाख किट्स की क्षमता के साथ उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है और दिसंबर में यह बाजार में आ जाएगा। और इसको कौन सा कंपनी कर रहा है, कौन सा समूह? तो टाटा समूह, याद रखना कि स्वास्थ्य सेवा कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड के सीईओ ग्रीस कृष्णमूर्ति ने बताया कि टाटा एमडी फेलुदा किट को बनाने का कार्य कर रही है। इसे टाटा एमडी चेक नाम दिया गया है। यह क्रिस्पर कैस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए CSIR और नई दिल्ली स्थित IGIB के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। यह दुनिया का पहला क्रिस्पर कैस9 पर आधारित नैदानिक उपकरण है जिसे विश्व स्तर पर लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों सीधे सीधे याद रखिएगा, फेलुदा टेस्ट का संबंध किससे है या किस कंपनी समूह के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। विश्व में इसको अब निर्यात किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन एस्ट्रोनॉमर कोलैबोरेटेड विथ नोबेल लॉरिएट ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आ चुका है कि 30 मीटर वाली विशालकाय दूरबीन है क्या, यह परियोजना है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, सीधे प्रश्न आ जाएगा। तो TMT परियोजना की में जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, जिसमें कैलटेक कैलिफोर्निया, दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, यानी अमेरिका क्या कैलिफोर्निया प्रांत है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में भी सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। पूरा IT हब है। साथ साथ कनाडा, जापान, चीन और भारत है ही। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के विभाग के माध्यम से भारत सहयोग कर रहा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ काफी सक्रियता के साथ काम किया है और यह दूरबीन का चित्र है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट मौनाकिया इन हवाई। अब दोस्तों ये हवाई कहाँ है? तो ये अमेरिका का प्रांत है। अमेरिका में 50 प्रांत है ना। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने इलेक्शन देखा होगा, जोसेफ बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति यानी 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं। तो यह हवाईयन प्रांत है जिसकी राजधानी होनोलुलु है और वहां पे मौनाकिया एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो विच कैन रिवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स इंगिमास इन इट, यानी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए गहन अंतरिक्षों में झांकने के इरादे से हवाई द्वीप के मौनाकिया में 30 मीटर की विशालकाय दूरबीन लगाई जा रही है। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि यह दूरबीन कहाँ लगाई जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि 30 मीटर की यह विशालकाय दूरबीन जिससे जुड़े साझेदार देशों और उनकी जनता को करीब लाने के साथ ही खगोल विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में कई अनसुलझे सवालों को जवाब देने में कामयाबी मिलेगी, जिसके लिए प्रोफेसर एंड्रिया गेज और भारतीय खगोलविद मिल के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मामलों में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी वियतनामीज काउंटर पार्ट टू को चेयर 17th आसियान इंडिया समिट ऑन नवंबर 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान देश, देखिए आ गया, फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान के लिए उच्चतर स्तर पर संलग्न होने का अवसर, यानी दोनों के बीच देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने का यह सम्मेलन बहुत बड़ा कार्य करता है। यानी द लेटेस्ट 17 आसियान इंडिया समिट विल बी इन द 18th आसियान इंडिया समिट अटेंड बाई मोदी, यानी नवीनतम 17वां भारतीय शिखर सम्मेलन पीएम मोदी द्वारा भाग लिया गया और 8वां ये क्या कहलाएगा? आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा, क्योंकि ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन इस तरह से जो है लगातार, तो यानी नरेंद्र मोदी का यह 8वां शिखर सम्मेलन लगातार भाग ले रहे हैं वो। तो इस बैठक में भारत आसियान सामरिक साझेदारी यानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की स्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसमें प्रमुख क्षेत्र की बात की जाएगी जैसे कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, एजुकेशन,
और इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब क्षेत्रों पर गहन चर्चा होगी। नेता आसियान भारत जुड़ाव को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह से आसियान भारत योजना 2021 टू 25 पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यह काफी महत्वपूर्ण भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान केंद्रिता को रेखांकित करते हुए महत्व को दर्शाती है। क्योंकि भारत का जो है जैसे पूर्व की ओर देखो की जो नीति है, उसके तहत आसियान देशों के बाद संबंधों में प्रगाढ़ता लाना भारत के लिए बहुत ही अच्छा, खासकर ऐसे में चीन जो चारों तरफ से अगर देखा जाए भारत को घेरने का प्रयास करता है, ऐसे में आसियान देशों से भारत के मधुर संबंध चीन को दिक्कत देगा। तो इस तरह से यह काफी स्ट्रेटजिक कह सकते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह ध्यान रखेंगे। अब आसियान है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए अबाउट आसियान। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है सेक्रेटरीट जकार्ता में है, इंडोनेशिया की कैपिटल। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया की कैपिटल अब ट्रांसफर की जा रही है कालीमंटन में, पलंगकार्या जगह पर। पलंगकार्या नई कैपिटल होगी, लेकिन अभी जकार्ता ही है। और दुनिया में तीसरा यानी थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन एशिया। तो इस तरह से आसियान में अब देशों की संख्या ही सीधे पूछ लेगा। तो देख रहे हैं ना, फिलीपींस है, इसकी राजधानी मनीला है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की वियंतेन है। यहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। थाईलैंड की जो है बैंकॉक है, जो कि चाओ फ्राया नदी के। मलेशिया की कुआलालंपुर है। ब्रुनेई की बंदर सेरी बेगवान है। इंडोनेशिया की बताया ही आपको, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। तो देखा आप लोगों ने कितने देश हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां देश बर्मा है, जिसे म्यांमार कहते हैं, जिसकी कैपिटल नायपीडा है। तो यही इस तरह से आसियान देश है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ने अब यहाँ पर देखिए गठन, बैंकॉक घोषणा, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैसे कैसे बढ़ता चला गया। 1967 में गठन हुआ, इसको जरूर देखिएगा। इसको सारे पॉइंट या कौन कौन से देश कब शामिल हुए, यह हमने इसमें पॉइंट डाल दिया है। नेक्स्ट आप आते हैं बहरीन लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम अल खलीफा डाइज एट 84। देख रहे हैं यह चित्र इनका, 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का बुधवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सलमान अल खलीफा दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। दोस्तों सोचिए, 1971 में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1957 को बहरीन की स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, और यह 49 ईयर तक यह पीएम रहे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बहरीन थोड़ा सा देख लीजिए, यह मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अरब सागर है, यह ओमान है, इसकी राजधानी मस्कट है, यह यमन है, इसकी राजधानी साना है, यह बहरीन है, इसकी राजधानी मनामा है, और यह कतर है, इसकी राजधानी दोहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ पर कुवैत है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, इसकी आबू धाबी है, यह ईरान है, यह इराक है। इस तरह से यह सऊदी अरबिया है, रियाद, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, सीरिया की दमिश्क, तुर्क की अंकारा। तो इस तरह से राजधानियां ऐसे ही पढ़ा करिए, एक दिन का न्यूज़पेपर उठाइए, कम से कम 10 राजधानियां आपको याद हो जाएंगी। और दोस्तों यहाँ की जो दिनार करेंसी है, बहरीन दिनार है, और यह स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में आज हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये विप्रो के हैं मालिक। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी ने इस साल समाज कार्य में देश में सबसे अधिक उन्होंने डोनेशन दिया है। यानी वित्त वर्ष 2020 में हर रोज उन्होंने 22 करोड़ रुपए यानी 7,904 करोड़ रुपए का दान कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। तो सबसे बड़े दानवीर बनकर उभरे हुए हैं। चैरिटी के लिए डोनेशन देने के काम में उन्होंने एससीएल के टेक्नोलॉजीज के मालिक, अब एससीएल कंपनी है, तो शिव नाडार को पिछले 2019 में शिव नाडार थे नंबर 1 पे। और इसको जो है ये जो लिस्ट बनाता है सबसे बड़े दानवीरों की, वो हारून इंडिया और एडिल गिव फाउंडेशन है। ध्यान रखेंगे, एडिल गिव फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है। दान देने वालों में अजीम प्रेमजी के बाद एससीएल टेक्नोलॉजी के शिव नाडार का नंबर है, और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, जानते ही होंगे रिलायंस के चीफ हैं। नेक्स्ट है अरहम ओम
तलसानिया, देख रहे हैं ये एक छोटा बच्चा है लेकिन यह पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। तो अहमदाबाद के एक 6 वर्षीय अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा को क्लियर करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अरहम ओम तलसानिया की उम्र 6 साल है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने पियर्सन VUE परीक्षण केंद्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम पास किया है। तो बस इतना ही जानिएगा। ये कहाँ से हैं? ये गुजरात से हैं, अहमदाबाद से। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री मूव्स टू सेट अप डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर। दोस्तों, यह माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई रहा कोरोना नामक इस महामारी में तो माइग्रेंट वर्कर। हालांकि सरकार का ध्यान इन लोगों की ओर आकर्षित हुआ जब ये लाखों की संख्या में माइग्रेट होकर पैदल ही चल दिए विभिन्न शहरों से अपने गांव की ओर। तो वित्त मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यानी द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन इट्स गो अहेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट ईवर नेशनल डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट लेबर। और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, यानी किसके लिए? वर्कर एंड एम्प्लॉयर, जो सरकार के लिए ऐसे मजदूरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आधार के साथ, ध्यान रखेंगे, वरीयता प्राप्त असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के विकास की परिकल्पना की है। और इस परियोजना में प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिकों का नामांकन सबको यानी रजिस्टर्ड किया जाएगा, इनरोल्ड किया जाएगा। और इसमें यह श्रमिकों को अपने कौशल के बारे में, अब जैसे भाई बहुत सारे श्रमिक हैं, उनको विभिन्न प्रकार के कार्यों में एक दक्षता प्राप्त है, तो उन सब चीज़ों की जानकारी जुटाने में भी यह मदद करेगा डेटाबेस। बदले में नियोक्ताओं के लिए उपयुक्त व्यक्ति खोजने में आसान बना देगा। अब एक अलग से, जैसे मान लीजिए कि पेंटिंग का काम कोई करता है, कोई जो है बढ़ईगिरी का काम करता है, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को एकदम डिफरेंट उसमें डाल दिया जाएगा। और डेटाबेस से जब जरूरत पड़ेगी सरकार को या सामान्य व्यक्ति को तो आराम से इससे जानकारी मिल सकेगी। तो यह डेटाबेस कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सोशल सिक्योरिटी पहलों को लागू करने में सहायक हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कार। दोस्तों, आज हमने 10 पुस्तकें ली हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की। या योगेंद्र यादव का नाम तो सुना होगा, यह पहले जो है चुनाव एनालिसिस करते थे और अब जो है खुद स्वराज इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इनकी पुस्तक है। स्वच्छ भारत क्रांति, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, ये दोनों केंद्र सरकार में मंत्रालय में हैं। स्मृति ईरानी का नाम तो सुना होगा। आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, इनकी किताब लगभग हर साल एक नई किताब तो लिख ही देते हैं। सुधा मूर्ति, इनका नाम तो सुना होगा। इंफोसिस, नारायण मूर्ति की पत्नी। ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 की विजेता, इसलिए इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव। और PS श्रीधरन पिल्लई का कोरोना कविता काल, कोटर्स एंड देयर जजमेंट, अरुण शौरी, दोस्तों इनका नाम सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी सरकार में यह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर एंड ऑफिस, वेंकैया नायडू, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है खेल समाचारों में। दोस्तों, कल IPL T20 आप लोगों ने देखा ही होगा, 13वां संस्करण था। मुंबई इंडियन 5वीं बार जीत गई है और दिल्ली कैपिटल का सपना टूट गया। हालांकि पहली बार दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची थी और 5 विकेट से हरा करके रोहित शर्मा एंड कंपनी ने 5वीं बार मुंबई इंडियंस को IPL T20 का ताज पहनाया। यह 13वां था। अब इसमें जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, तो ये बहुत सारे, जैसे कि अपने भारत की तरफ से नाम आ रहा था जसप्रीत बुमराह का, वो जो है पर्पल कैप की दौड़ में थे लेकिन लास्ट वाले मैच में एक भी विकेट उनको नहीं मिला।
इसी तरह से जो है जो दिल्ली को फाइनल तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों ने देखा होगा किसका था, तो इस तरह से रबाडा का नाम सुना होगा। रबाडा अपना रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए, हालांकि पर्पल कैप रबाडा को मिला है। और सबसे ज्यादा रन बनाने में केएल राहुल को ऑरेंज कैप मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अभी एक साल तक करंट अफेयर रहेगा, ये आपकी परीक्षा में आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रावो का अभी तक का रिकॉर्ड है 32 विकेट का, रबाडा का 30 विकेट ही हो पाया 17 मैचों में, और ब्रावो 18 मैचों में 32 विकेट लिए थे वर्ष 2013 के आईपीएल में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से अभी तक सबसे ज्यादा बार आप देख रहे हैं मुंबई इंडियन, 1 2 3 4 5, और यानी 5 टाइम जो है मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग 1 2 3 बार जीती है। सबसे पहला बार राजस्थान रॉयल जीती थी, ध्यान रखेंगे। यानी अभी दिल्ली कैपिटल्स एक बार भी नहीं जीती है। कलकत्ता नाइट राइडर, डेक्कन चार्जर्स, ये सब जीत चुकी हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज में। आज नेशनल एजुकेशन डे है दोस्तों। 11 नवंबर किस महान विभूति की याद में मनाया जाता है, तो उनका चित्र आप लोग देख रहे होंगे। अबुल कलाम आजाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 11 नवंबर आज ही के दिन इनका 1888 में जन्म हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, यानी कौन, ह्यूमन रिसोर्समेंट एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, 11 सितंबर 2008, यानी कब से घोषणा की गई, 2008 से घोषणा की गई है कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों अब्दुल कलाम जी 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया, और उनका मानना था कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत की। आज हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों प्रमुख संविधान संशोधन की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि लगातार आप लोगों की परीक्षाओं में अक्सर एग्जाम में आ जाता है। यह संविधान संशोधन होता, तो दोस्तों आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। किस देश से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की। और 3 टाइप्स, यानी 3 विधियों से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक साधारण विधि से, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो 3 तरीके से जारी किया जा सकता है संविधान संशोधन। तो साधारण विधि में जैसे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन, तो ये सब साधारण विधि से। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, स्पेशल कह सकते हैं। तो वो जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें जो है मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 आवश्यक होता है, जैसे न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों, शक्तियों जैसी, हाँ, इन सब को लेकर के किया जा सकता है। और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति। ये बहुत टफ होता है संशोधन। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची, बहुत सारी। तो यह जो है इस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। तो आइए एक एक करके, पहला संविधान संशोधन फर्स्ट इन 1951 में हुआ था। 9th शेड्यूल वाज इंक्लूडेड अंडर 8, यानी हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या, संविधान निर्माण हुआ था तो 8 ही तो थी। तो 9वीं अनुसूची जो जुड़ी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी जिसके ऐसे मामले जिसमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है। दूसरा है 7वां संविधान संशोधन। 1956 में याद हो तो फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें 2 सदस्य थे, KM पणिक्कर और HN कुंजरू ने। और 7वें संविधान संशोधन के तहत जितनी भी ग्रेड सिस्टम था उसको समाप्त करके A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड के जो राज्य थे उनको एक श्रेणियों को खत्म करके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था। कब? इन 1956। और दोस्तों 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, संविधान की संवैधानिक भाषाएं हैं। उसमें मात्र 14 लैंग्वेज थी, तो 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी थी 1967 में, सिंधी लैंग्वेज। फिर 15 हो गई, आगे अभी और चर्चा करेंगे।
31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज, पहले 525 था, बढ़ा करके 545 कर दिया गया 1971 सेंसस के द्वारा। अब इसको 2026 तक अभी बढ़ाया गया है, 2026 में परिवर्तन लाया जाएगा। अगला है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य से 22nd स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटोक है, याद हो जाएगा दोस्तों। अगला है 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसी में मौलिक कर्तव्य, मौलिक मूल कर्तव्य इसी में जोड़ा गया था, याद है ना। इसी में प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट कह सकते हैं, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यह 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर अगला है 44वां संविधान संशोधन, फिर इसको 6 से 5 कर दिया गया। और इसी में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके एक वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एंड 52nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 10th शेड्यूल यानी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। आया राम गया राम, पहले लोग जीत करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तो 1985 में 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत द वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर, ये भी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे, उन्होंने 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदाता की आयु को कर दिया था। एंड 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सिंधी लैंग्वेज वर इंक्लूडेड, अरे यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहां पर कोंकणी होगा, ध्यान रखिएगा, कोंकण, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, मणिपुरी, ठीक है। और तीसरी है नेपाली, मैं यहां पर पूरी आपको बता देता हूं। तो ये 3 लैंग्वेज 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। 15वीं तो सिंधी लैंग्वेज थी, 3 और जुड़ी, 18 हो गई, और 18 में 4 और जुड़ेगी, DBMS याद रखना, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये कब होगा? 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2003-4 में, लेकिन वो आगे के हम संविधान संशोधन कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो ये आज हमने 10 संविधान संशोधन, ये बहुत बार आपकी परीक्षाओं में आए हैं, इनको जरूर याद करिएगा। अब आते हैं आज लोगों के इस सेक्शन में। आज जैसे हम देख रहे हैं सूरज उपाध्याय, ऋषि, इन लोगों ने, ज्ञान रंजन साहू, इन सब का उत्तर आया हुआ है। आज काफी कम लोगों का उत्तर, मिली ने उत्तर नहीं दिया है। कम लोगों का उत्तर क्यों आया? और ध्यान रखें कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे और अच्छा होगा। आप लोगों में देखिए, जैसे ही देखिए, और सबसे ध्यान रखना है कि गलत उत्तर नहीं देना है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न है, नाउ डिजिटल मीडिया विल बी द अंडर एंड कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। अब डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या नन ऑफ दीज? जल्दी से उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। सेकेंड है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी गिफ्टेड आर्मी हॉर्सेज एंड लैंड माइन डिटेक्शन डॉग्स टू द आर्मी ऑफ विच कंट्री? किस देश की आर्मी को दिया है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा जांच किट को किस कंपनी समूह द्वारा निर्मित किया जा रहा है? विच ग्रुप ऑफ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग द फेलुदा टेस्ट किट डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? टाटा समूह, अडानी समूह, या रिलायंस ग्रुप, या बजाज ग्रुप? इसी में से उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट है, TMT 30 मीटर वाली विशालकाय दूरबीन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, जापान, भारत या पाकिस्तान? इन चारों में से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर? मैंने 10 देश का नाम बताया था प्यारे बच्चों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बहरीन की राजधानी क्या है? अब देखिए, ये चारों राजधानियां हैं, इसमें बहरीन की भी है, ओमान की भी है, कतर की भी है, और यमन की भी है। तो अब इसमें आपको बहरीन की राजधानी बताना है। अगला है, अजीम प्रेमजी, तो यह किस कंपनी से हैं? रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस या TCS? तो बताएं आप, यह किस कंपनी से संबंधित हैं? नेक्स्ट है 8वां, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, शशि थरूर या सलमान रुश्दी?
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर को। और अंतिम क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र का विजेता कौन रहा, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग या कोलकाता नाइट राइडर। तो इन 10 में से आप लोगों को तुरंत उत्तर देना है। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।